हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2। क्या एप्लीकेशन सेकंड? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए यहां पर हमारे पास 3 केस होंगे। केस 1 में क्या होगा? व्हेन यानी जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट स्फेरिकल सेल के बाहर हो। व्हेन द पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी आपका जो पॉइंट है वो सेल के बाहर है। यानी अगर सेल की रेडियस कैपिटल आर है तो आपका जो आर होगा, जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है वो ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, बाहर होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद होगा स्टूडेंट, मैंने आपको कहा है कि हम लोग 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, है ना। इससे पहले भी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल सिमेट्री होगा, स्फेरिकल। ठीक है, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट से पास करेंगे। स्टेप 2 में क्या है? तो स्टेप 2 में मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल चार्ज, तो इसके लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज को मान लीजिए Q, यानी अगर उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है तो चार्ज अपॉन में एरिया, यानी ये जो सरफेस है ये स्फीयर है, इसके ऊपर मान लिया हमने टोटल चार्ज Q है तो चार्ज अपॉन में एरिया किसका लेंगे? तो इस स्फीयर का लेंगे, यानी जिसके ऊपर चार्ज है। तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, जहाँ कैपिटल R जो है, जो R है वो इसका जो चार्ज स्फीयर उसकी रेडियस है। तो यहाँ से हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो इससे हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ये होगा स्टेप नंबर 2। और स्टेप थर्ड क्या होगा? तो स्टेप थर्ड में हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो स्टेप थर्ड में देखिए क्या करेंगे। ये तो स्टेप फर्स्ट गॉसियन सरफेस, सेकेंड टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब स्टेप थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है फ्लक्स फाइंड आउट करना। तो टोटल फ्लक्स, स्टेप थर्ड टोटल फ्लक्स, यानी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स जा रहे हैं उसको फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। ठीक है, ईडीएस। तो ई डी एस
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट वेक्टर आर कैप, एरिया वेक्टर ds है उसका यूनिट वेक्टर एन कैप। तो यहाँ पर आर कैप डॉट एन कैप हो जाएगा, है ना, इसकी यूनिट वेक्टर और इसकी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ds मैग्नीट्यूड हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एन। लेकिन अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही लाइन पर है, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है। तो अगर पैरेलल होंगे तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आर डॉट एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E इंटू डी एस इंटू 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, E को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन इस ds का कर लेंगे। तो E और ये जो ds है इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया वो भी स्फेरिकल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में हमने टोटल चार्ज निकाला और सेकेंड इक्वेशन में क्या निकाला, टोटल फ्लक्स। अब लास्ट स्टेप दैट इज अ फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना होता है, फोर्थ स्टेप में हम लोग स्टेप 4 में क्या करते हैं, यूजिंग गॉसियन सरफेस, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो स्टेप 4 में हम लोग गॉसेस थ्योरम यूज करते हैं, जो कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाला E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, टोटल चार्ज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हुआ, तो बताइए E की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे कंफर्म होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये था गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। अब इस कंडीशन 2 हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि वो जो पॉइंट है वो इनसाइड द स्फीयर हो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है ना। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2, ठीक है। व्हेन द पॉइंट इनसाइड द सेल, यानी अब जो ये आर होगा वो कैपिटल आर से लेस हो जाएगा। तो आपका ये डायग्राम चेंज। तो डायग्राम में क्या होगा कि ये हमारा पास हो गया चार्ज स्फीयर और हमारा जो पॉइंट है अब क्या हो रहा, इस स्फीयर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। वो चार्ज हमारा बाहर है, यानी चार्ज अब इसलिए यहां पर है, ये देखिए ये चार्ज है और हमारा जो पॉइंट है वो अंदर है, ये कोई पॉइंट है अंदर है। तो आपको पता है कि आपको जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने होते हैं वो उस पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। तो क्लियरली जब आप इनसाइड की बात करते हो, क्लियरली जब आप इनसाइड की बात करोगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्लियरली नो चार्ज इन दी गॉसियन सरफेस, GS लिख देता हूं गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो इसका मतलब है कि Q की वैल्यू 0। अब अगर Q की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस बात है कि आप E ds निकालोगे, E डॉट ds, तो ये Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो कि 0 हो जाएगा, Q की वैल्यू 0 इसलिए राइट साइड 0। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल या कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर हो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर।
तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एक बार फिर से इसको रिकॉल कराया जाएगा। तो ये केस कौन सा था? ये था केस नंबर बी, है सेकेंड केस। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर सी, यानी थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या होगा? देखिए केस नंबर थर्ड, व्हेन द पॉइंट is on the cell, on the surface, on the surface of cell, sorry, cell के surface पर ना। अब इसका मतलब है कि R और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटसाइड द स्फीयर वो होता है सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। तो ये स्मॉल और कैपिटल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सिग्मा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट। तो अगर हम लोग एक ग्राफ देखें, अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो देखिए क्या हमारे पास मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या मिल रहा है कि अगर हम एक ग्राफ देख लें, है ना, तो इन तीनों का ग्राफ है अलग कर देखें। तो अगर हम लोग एक ग्राफ देखते हैं, तीनों के लिए कंबाइंड ग्राफ ले लेते हैं एक ग्राफ, तो क्या पता चल रहा है? यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये R है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जब जब ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो ऑन द सरफेस, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इनसाइड द सरफेस, यानी जब हम स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R मानते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है। और जब आउटसाइड ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, यानी इस पॉइंट पर इनसाइड 0 है, लेकिन जब बाहर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। कब? जब आपका स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर हो। Inside the 0, on the surface constant, and outside the electric field is inversely proportional to R square. So this is the application number 3rd, right? So thank you.